8. ऋषि अपनी जगह पर खड़ा होकर उन ब्लड ड्रॉपलेट्स को देख रहा था। उसे अपने अंदर खून उबलता हुआ महसूस करके बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही थी। उसने आसपास देखा। वो एक बिजी रोड पर खड़ा हुआ था, जहां से लोग और गाड़ियां इधर उधर जा रहे थे, लेकिन कहीं भी अमित या जॉन्टी का नामो निशान तक नहीं था। एक बार फिर से फ्रस्ट्रेशन ने ऋषि को घेर लिया था। ऋषि को ऐसे देखकर लोग हैरान तो हुए, पर किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। तब अचानक ऋषि के वॉकी टॉकी पर से कावड़े की आवाज आई। ऋषि सर, आप कहाँ हैं? जल्दी आइए, यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई है। क्या हो गया कावड़े? साहब आप जल्दी यहाँ आइए, यहाँ चौल नंबर 319 में। इतना कहकर कावड़े ने अपना वॉकी टॉकी बंद कर दिया और उसके बाद ऋषि वापस से बस्ती के अंदर घुस गया। हर एक कदम पर उसकी बेचैनी और भी बढ़ रही थी। ऋषि भागने की कोशिश कर रहा था, पर वो भी सकरी गलियों की वजह से मुमकिन नहीं हो पा रहा था। पर किसी तरह से वो चौल नंबर 319 यानी कि सतेंद्र के घर के सामने पहुंच गया था। सारे कांस्टेबल्स वहां खड़े हुए थे और साथ ही कुछ लोग भी थे जो बातें कर रहे थे। ऋषि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और तब कावड़े सतेंद्र की चौल में से बाहर आया और उसने ऋषि को इशारा करके चौल के अंदर बुलाया। ऋषि बिना कुछ रिएक्ट किए अंदर चला गया। अंदर जाते ही ऋषि ने देखा कि मीनाक्षी पंखे के सहारे हवा में लटकी हुई है। उसकी आंखें पूरी तरह बाहर आ गई थी और वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। उसे देखकर ऋषि दंग रह गया। उसका सारा फ्रस्ट्रेशन हवा में उड़ गया। तुमने एम्बुलेंस को बुलाया? मतलब नहीं है साहब, सांस रुक चुकी है और धड़कन भी। ऋषि बस मीनाक्षी की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और गिल्ट दोनों था, लेकिन उसे पता था कि उसे अभी अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, पोस्टमार्टम शुरू करो और अगर शहर के किसी भी हॉस्पिटल में कोई बुलेट वुंड ठीक करवाने के लिए जाए, मुझे जरूर बताना और सब पर नजर रखो। बाहर लोगों से पूछताछ करो। किसी ने भी अमित के बारे में सुना हो तो पता करो। ठीक है साहब। ऋषि की बात सुनकर कावड़े बाहर जा रहा था। उसने अपना फोन निकाल लिया था। तब ऋषि ने उससे कहा, और हाँ, मीडिया को भी बुलाओ। मीडिया? हाँ मीडिया, सच बताने का टाइम आ गया है। कावड़े को ऋषि की आवाज में डेडिकेशन समझ आ रहा था और इसीलिए वो बिना कुछ सवाल किए वहां से बाहर निकल गया। उसने तुरंत ही सबको फोन लगा दिया और सबका इंतजार करने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं कावड़े के मन में यह सवाल चल रहा था कि आखिर अमित कहां है। अमित और जॉन्टी अभी भी सड़क पर भाग रहे थे। वो बिजी रोड के फुटपाथ पर पीछे पलटकर नहीं देख रहे थे। उन्हें डर था कि शायद ऋषि उनके पीछे है, इसीलिए वो रुकना नहीं चाह रहे थे। और तब अमित को एक गली दिखी जिसमें ज्यादा भीड़ नहीं थी और वहां वो छुप सकता था। वो अंदर घुसा और जॉन्टी भी उसके पीछे चल दिया। वहां रुककर अमित गहरी सांस लेने लगा। पुलिस के साथ इतना क्लोज एनकाउंटर उसने आज तक नहीं किया था और ऐसे में उसका डर यकीन में बदल गया था। पर वो इस चीज को समझकर बच गया कि वो अभी भी जिंदा है। तब उसने पलटकर जॉन्टी की तरफ देखा। वो नीचे जमीन पर बैठा हुआ था। जॉन्टी के लेफ्ट हैंड में बुलेट लगी हुई थी और वहां से लगातार खून बह रहा था। तब अमित अपने घुटने पर बैठा और उसने उस वूंड को टच किया। उसके छूते ही जॉन्टी दर्द में चिल्लाया, क्या क्या कर रहे हो? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? ये कब हुआ? कैसे हुआ? अब ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? ये तब हुआ जब हम भाग रहे थे। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक यही हुई कि मैंने तुम्हें यहां आने के लिए हाँ कह दिया। तुम तो पीछे पलट ही नहीं रहे थे। उस पुलिस ऑफिसर ने कब फायर कर दिया तुम्हें ध्यान ही नहीं होगा। लेकिन मुझे पता चला और इससे पहले कि मैं मर जाऊं, मुझे प्लीज हॉस्पिटल ले चलो। अब नहीं जॉन्टी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? और क्या पॉसिबल नहीं है? मेरा हॉस्पिटल जाना या मेरा मर जाना? अब हमारा हॉस्पिटल जाना। देखो,
पुलिस को खबर है कि किसी को गोली लगी है और वो सारे हॉस्पिटल्स को अलर्ट कर देगी। बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए कोई हॉस्पिटल हमें अंदर तक नहीं घुसने देगा। तो मतलब हम पूरी तरह से फंस चुके हैं और मैं मरने वाला हूं। जॉन्टी की बात सुनकर अमित हंसते हुए खड़ा हुआ। उसने अपने कोट को थोड़ा सा फाड़ा और उसकी एक पट्टी जॉन्टी के हाथ पर लपेटने लगा। तुम नहीं मरोगे जॉन्टी, एक गोली से कुछ नहीं होता, बस थोड़े टाइम की बात है। जैसे ही मामला थोड़ा ठंडा होगा, सबसे पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे। अपनी बात कंप्लीट करते ही अमित ने पट्टी को टाइटली बांध दिया। ब्लड अब पट्टी पर दिखने लगा था और अमित तब नीचे जमीन पर बैठकर ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा। उसे गिल्ट ने एक बार फिर घेर लिया था। मैं कहां से कहां आ गया हूं, मुझे कभी कभी समझ ही नहीं आता है। मानो कल की ही बात थी जब मैंने पहले केस को सॉल्व करने की कोशिश की थी। उसके बाद न जाने कितनी सारी चीजें हो गई और मैं आज यहां बैठा हूं। ओह गॉड। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? क्यों लिया था तुमने वो पहला केस? जॉन्टी का सवाल सुनकर अमित उसकी तरफ मुड़ा। उसे लगा था कि वो ये बात अपने मन में कह रहा है, पर अब जॉन्टी ने उसे सुन लिया था तो वो उसे एस्केप नहीं कर सकता था। जॉन्टी क्यूरियसली उसकी तरफ देख रहा था। बात दरअसल 8 साल पहले की है। मेरे पापा, मेरी पत्नी अंबिका और 3 साल का बेटा आरव अपनी छोटी सी जिंदगी में खुश थे। सब सही चल रहा था, लेकिन एक दिन आरव अचानक से नीचे गिर गया और जब हम उसे हॉस्पिटल लेके गए तो उसे नर्वस डिसऑर्डर बताया गया। उसके ट्रीटमेंट के लिए इमीडिएटली 12 लाख रुपए चाहिए थे और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। मैंने इधर उधर से जुगाड़ करने की कोशिश की पर कुछ नहीं हो पाया। मुझे लगा आई हैव लॉस्ट माय सन। लेकिन एक दिन मैंने पेपर में न्यूज पढ़ी कि हमारे शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन की वाइफ का डायमंड नेकलेस चोरी हो गया और जो भी उसे ढूंढेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। और मेरा दिमाग बचपन से ही क्लूज ढूंढने में, पजल्स को सॉल्व करने में और चीजों को ऑब्जर्व करने में बहुत तेज था। और आरव का केस कंसीडर करके मैंने बस इस टास्क को करने के बारे में सोचा। मैंने 2 दिन में ही फिगर आउट कर लिया था कि चोर एक बूढ़ी सर्वेंट थी जो अपनी बहू को गिफ्ट देना चाहती थी। मुझे मेरे पैसे मिल गए और आरव का ट्रीटमेंट हो गया। पर आई थिंक आरव उस टाइम मर जाता तो अच्छा होता। और तुम भला ऐसा क्यों कह रहे हो? एक दिन अंबिका आरव के साथ मार्केट से कार में घर वापस आ रही थी। तब अचानक सिग्नल पर एक आदमी उसकी कार में एंटर हुआ और उसने उन दोनों को गन पॉइंट पर किडनैप कर लिया। वो उन दोनों को शहर के ब्रिज के पास लेकर गया जिसके नीचे से नदी बहती थी। वहां जाकर उसने मेरी पत्नी को, पुलिस, मीडिया और मुझे फोन लगाने के लिए कहा। 15 मिनट में ही सब वहां पहुंच गए। मैंने देखा कि उस आदमी ने आरव को अपने हाथों में पकड़ा हुआ है और उसके सर पर गन पॉइंटेड थी। उसने बताया कि वो उसी सर्वेंट का बेटा है और जेल के अंदर उसकी मां ने सुसाइड कर लिया है और ये सब मेरी वजह से हुआ था, इसलिए वो मुझसे बदला लेना चाहता था। उसने अपना जैकेट उतारा जहां उसने डायनामाइट लगाया हुआ था और वो खुद को, आरव को और अंबिका को ब्लास्ट करने के इरादे से वहां आया था। लेकिन अगले ही पल अंबिका को आरव की चिंता हुई और वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, पर तब तक वो आदमी पीछे हो गया और बैलेंस बिगड़ने की वजह से ब्रिज से नीचे नदी में गिर गया। उसने हवा में ही डायनामाइट का बटन दबा दिया और वहीं ब्लास्ट हो गया। उस इंसिडेंट की वजह से आरव की डेथ हो गई और उसका ब्लेम मुझ पर आ गया। और अंबिका का क्या हुआ? ब्लास्ट के करीब होने की वजह से उसके चेहरे पर 2nd डिग्री बर्न के निशान रह गए जो उसे रोज आरव के बारे में याद दिलाते थे। वो हर दिन मुझे ब्लेम करती और हमारी लड़ाई होने लगती। चीजें बिगड़ने लगी और उसका बस यही एंड था कि हम दोनों में से किसी एक को अपनी लाइफ बदलनी थी। तब मेरे पापा आ गए और उन्होंने डिसीजन लेते हुए मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। उस दिन के बाद से मैंने कभी पलट कर नहीं देखा और अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए मैं इस शहर में आया। उसके बाद की स्टोरी तुम्हें
श्रुति बता ही चुकी है, सब कुछ वहीं खत्म हो गया। लेकिन अंबिका ने तुम्हारी बात समझी क्यों नहीं? वो भी तो वहीं थी। उसे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया। इतना आसान नहीं है जॉन्टी। जब आप किसी के साथ बहुत टाइम तक रहते हो और उनके इमोशंस की केयर नहीं करते ना, तो सब खराब होने लगता है। और वही हुआ। उसने मेरी बात नहीं सुनी थी। और यही रीजन है कि मैं हर केस के बाद अपनी लाइफ में पीस ढूंढता हूं, पर वो मुझे कहीं नहीं मिल पाता। मेरे सर पर पहले ही एक खून का इल्जाम है और मैं इन 11 लोगों को उसमें ऐड नहीं कर सकता। इसीलिए ये केस सॉल्व करना जरूरी है। अमित इतना कहकर चुप हो गया था और जॉन्टी ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। दोनों शांति में बैठे हुए कुछ सोच रहे थे, पर उन्हें पता नहीं था कि उनके लिए मुसीबतें खत्म नहीं हुई हैं। दूसरी ओर कावड़े ने मीडिया को बुला लिया था और सारे रिपोर्टर्स अपने सवालों के साथ फूलदास नगर पहुंच गए थे। सबके मन में यही सवाल था कि ऋषि ने उन्हें यहां क्यों बुलाया है। और तभी ऋषि सत्येंद्र की चौल में से फाइनली बाहर आया। उसके बाहर आते ही हर डायरेक्शन में से उस पर सवालों ने हमला कर दिया। उसे कुछ भी ढंग से सुनाई नहीं दे रहा था और ना ही समझ आ रहा था। तब उसने अपना हाथ हवा में उठाया, जिसे देखकर सब शांत हो गए। आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। बस एक बार आप लोग मेरी वो बात सुन लीजिए जिसके लिए मैंने आपको यहां बुलाया है। कुछ देर पहले हमारे आईटी सेल ने अमित वर्मा के फोन को इस बस्ती में ट्रैक किया था और इसीलिए मैं अपनी पूरी टीम को लेकर यहां आया था। हमने अमित को ढूंढ लिया था, बट वो हमारे चंगुल से भाग निकला। उसके यहां आने का मकसद पहले तो क्लियर नहीं था, लेकिन फिर जल्द ही हमें यहां एक डेड बॉडी मिली। ये डेड बॉडी है मीनाक्षी भटवाड़ेकर की और हमारे फॉरेंसिक टीम ने हमें इन्फॉर्म किया है कि उनका मर्डर गला दबाने से हुआ है। इसका मतलब साफ है कि अमित ने ही इनका मर्डर किया है। हमने अमित के बारे में जब रिसर्च की तो हमें पता चला कि ऐसे ही सेम पैटर्न्स में पिछले कई सालों में बहुत सारे केसेस रजिस्टर हुई हैं। सर के सेंटर में गोली लगी होती है या फिर चोक किया जाता है और इससे यह क्लैरिफाई हो गया है कि अमित वर्मा डिटेक्टिव नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है। इस बात को सुनते ही सब रिपोर्टर्स के बीच में एक बार फिर से बातें शुरू हो गई। सारे रिपोर्टर्स ऋषि से सवाल पूछने लगे, लेकिन ऋषि ने अपनी बात कंप्लीट नहीं की। इसीलिए उसने हाथ उठाया और सब फिर से शांत हो गए। आप लोग प्लीज थोड़ी शांति रखिए और मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आप सब अपने चैनल्स पर जहां भी इस बात को फैला रहे हैं कि अमित एक डिटेक्टिव है, उस कवरेज को रोक दीजिए और किसी भी स्टोरी पर विश्वास मत कीजिए। आप सब लोग जो घर से इस कवरेज को देख रहे हैं, अटेंटिव रहिए और अगर अमित जैसा कोई भी शख्स आपको दिखता है या किसी पर भी आपका शक है तो पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म कीजिए। याद रखिए, अमित एक सीरियल किलर है और अब हमारे पास उसके खिलाफ 12 मर्डर्स के लिए अरेस्ट वारंट और शूट एट साइट के ऑर्डर्स है। चाहे कोई भी उसकी मदद क्यों ना करे, अब अमित को कोई नहीं बचा सकता।